हेलो फ्रेंड, दिस इज रुस्तम यादव। डिजिटेक स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ और कंप्यूटर के जनरेशंस क्या क्या हैं तथा प्रैक्टिकल के अंतर्गत कंप्यूटर टास्क बार के विभिन्न फंक्शनों का उपयोग करना सीखेंगे और स्टार बटन के अंतर्गत ऑल प्रोग्राम के इस सीरीज में आने वाले विभिन्न प्रोग्रामों को चलाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर का इतिहास क्या है। पुराने समय में हमारे पूर्वज गणना करने के लिए हाथों की उंगलियां, लकड़ियां तथा पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए जिसकी सहायता से हम गणनाओं को आसानी से कर सकें। सर्वप्रथम चाइना वालों ने गणना करने वाली मशीन का निर्माण किया, जिसे विश्व का पहला कंप्यूटर कहा जाता है, जिसका नाम है अबेकस। अबेकस के बारे में चलिए कुछ पॉइंट्स जानते हैं। अबेकस कुछ इस तरह से लकड़ी का बना हुआ होता था। अबेकस की खोज और डिजाइन चीन द्वारा 3000 ईस्वी पूर्व में किया गया। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र यानी कंप्यूटर कहा जाता है और इसके कुछ पॉइंट हैं। अबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता है जिसके अंदर तारों का फ्रेम लगा होता है। प्रत्येक तार में 7 बीड़ छेद वाले पक्की मिट्टी के गोल टुकड़े या दाने होते हैं। ऊपरी भाग को हिबन और निचले हिस्से को यहाँ पे अर्थ कहा जाता था। अबेकस के बाद अगला जो गणना करने वाला यंत्र बनाया गया उसका नाम था नेपियर बोन्स। यह कुछ इस तरह से होता था। इस युक्ति का निर्माण स्कॉटलैंड में 1617 ईस्वी में हुआ। इस यंत्र का निर्माण जानवरों की हड्डियों से बनाया गया था। ये जो भी आपको यंत्र दिखाई दे रहा है, ये जो आपका कंप्यूटर दिख रहा है, यह जानवरों की हड्डियों से बनता था उस टाइम। इस यंत्र के आविष्कारक थे जॉन नेपियर, जो एक महान गणितज्ञ थे। नेपियर बोन्स उपयुक्त थी शीघ्रता से गुणा करने के लिए, यानी इस डिवाइस का इस्तेमाल शीघ्रता के साथ गुणा करने के लिए ही किया जाता था। इसके बाद जिस यंत्र का इस्तेमाल किया गया गणना करने के लिए वो था आपका स्लाइड रूल। चलिए जानते हैं स्लाइड रूल क्या था। स्लाइड रूल कुछ इस तरह से दिखाई देता था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस यंत्र का आविष्कार हुआ था जर्मनी में सन 1620 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, इस यंत्र के आविष्कारक थे विलियम आर्टेड, जो ये भी एक गणितज्ञ थे। इस यंत्र की कार्यप्रणाली आधारित थी लघुगणक पर। इसमें 2 विशेष प्रकार के चिन्हित पट्टियां होती थी जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरका के गुणात्मक की क्रिया संपन्न की जाती थी। ये जो आपको डिवाइस दिख रहा है कुछ इस तरह से इसमें कार्य होता था। अगला जो गणना करने के लिए यंत्र आया उसका नाम था पास्कलाइन। पास्कलाइन जो है कुछ इस तरह से था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया था जिसका नाम पास्कलाइन था। यह केवल जोड़ व घटा सकती थी। इसे एडिंग मशीन कहा गया। नेक्स्ट आपका है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। यह एक बहुत ही विशेष प्रकार का यंत्र था जो कुछ इस तरह से दिखाई देता था। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बैबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था तथा मूलभूत अंकगणितीय जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकती थी। चार्ल्स बैबेज की इस उपलब्धि के कारण ही इन्हें कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। तो आप जान गए होंगे कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बैबेज को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन की खोज की जो कि भाप से चलता था, जो एक विशेष प्रकार का गणना करने वाला यंत्र था। यहीं से कंप्यूटर के एक नए युग की शुरुआत होती है। इस यंत्र को आधुनिक कंप्यूटर का प्रोटोटाइप कहा जाता है। और देखते हैं
लेडी अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला, अतः इसे दुनिया का प्रथम प्रोग्राम भी कहा गया। उन्हें 2 अंकों की संख्या प्रणाली यानी बाइनरी सिस्टम के आविष्कारक का श्रेय माना जाता है। इसके बाद जो यंत्र आया उसका नाम था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका पूरा नाम था। ENIAC को फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। ENIAC ही पहला कंप्यूटर है जिसमें विद्युत का प्रयोग किया गया। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे ENIAC नाम दिया गया। तो ENIAC 1946 में आया। ENIAC कुछ इस तरह से दिखाई देता था। चलिए ENIAC के बारे में कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। ENIAC का वजन 30 टन था, जो कि 200 किलोवाट विद्युत शक्ति का प्रयोग करता था तथा यह 18,000 वैक्यूम ट्यूब 1500 रिले से बना था तथा इसमें हजारों की संख्या में रजिस्टर्ड कैपेसिटर एवं इंडक्टर्स लगे हुए थे। यह 1800 वर्ग फीट जगह घेरता था। इसकी कीमत लगभग 3.25 करोड़ रुपए थी। तो आप समझ सकते थे 1946 में जब यह कंप्यूटर बना तो इसकी कैपेसिटी क्या थी। ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार होने के बाद ही कंप्यूटर के जनरेशन की शुरुआत होती है। तो अब यहाँ हम जानेंगे कंप्यूटर के जनरेशन्स क्या हैं, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियाँ हैं। फर्स्ट जनरेशन जो है आपका 1942 से लेकर 1954 के बीच रहा। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे थे, इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इन सर्किट, हम कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी वह वैक्यूम ट्यूब्स पे आधारित थी। नेक्स्ट, यूज ऑफ मैग्नेटिक ड्रम एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम, मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में। यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं लो लेवल सिंबॉलिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में लो लेवल सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। लो लेवल के अंतर्गत मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आते हैं। हीट एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम, इसमें हीटिंग की ज़्यादा समस्या होती थी, इसलिए इसे स्थापित करने के लिए एसी की आवश्यकता होती थी। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ENIAC IBM 650, यूनिवेक फर्स्ट, एडवैक IBM 701, ये कुछ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के हैं। हिंदी में जान लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया पंच कार्ड पे आधारित था। डेटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। बहुत ही नाजुक एवं कम विश्वसनीय हुआ करता था। बहुत सारे एसी का प्रयोग करना पड़ता था। मशीन तथा असेंबली भाषाओं में ही प्रोग्रामिंग की जाती थी। चलिए जानते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। सेकेंड जनरेशन 1955 से लेकर 1964 के बीच रहा। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा वैक्यूम ट्यूब्स की जगह। यूज ऑफ मैग्नेटिक कोर एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का ही इस्तेमाल सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में भी होता था, बट इसमें सिर्फ 100 KB डेटा स्टोर करने की क्षमता होती थी। नेक्स्ट, इंक्रीज स्पीड एंड रिलायबिलिटी। फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा सेकेंड जनरेशन की स्पीड में काफ़ी ज़्यादा अंतर आया। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा, जो थे कोबोल और फोर्ट्रान। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। IBM 1401, हनीवेल 200 और CDC 1604, ये सेकेंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स हैं। और देखते हैं वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। पहले जनरेशन की अपेक्षा ऊर्जा की कम खपत थी इसमें। फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा अधिक तेज एवं विश्वसनीय था। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले थे ये। कोबोल और फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ। प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलन में आना शुरू हो गए। चलिए देखते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन जो आपका था 1965 से लेकर 1974 के बीच रहा। यूज ऑफ IC, थर्ड जनरेशन में IC का इस्तेमाल किया जाने लगा ट्रांजिस्टर के स्थान पे। नेक्स्ट, यूज ऑफ मैग्नेटिक कोर एज प्राइमरी स्टोरेज मीडियम, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल किया जाने लगा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में। यूज ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फोर्ट्रान सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ, कोबोल पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, बेसिक एल्गोल 68,
ETC हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर टू कंप्यूटर इनपुट आउटपुट। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं IBM सिस्टम 360, NCR 395। और देखते हैं IC का प्रयोग किया गया। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ियों की अपेक्षा आकार एवं वजन बहुत कम था इसका और अधिक विश्वसनीय बना। पोर्टेबल एवं आसान रख रखाव यानी ले आने और ले जाने योग्य बन गया। उच्च स्तरीय भाषाओं का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। चलिए जानते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989 के बीच रहा। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा और कंप्यूटर की स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी की क्षमता बढ़ा दी गई। इसी जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर आया। कुछ एग्जाम्पल्स हैं डेक 10, स्टार 1000, PDP-11, क्रे1, क्रे XMP जो एक सुपर कंप्यूटर है, IBM PC XT माइक्रो कंप्यूटर है ये। एप्पल हनीवेल की सीरीज फोर्थ जनरेशन की देन है। और देखते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तकनीक का उपयोग किया गया। आकार में अद्भुत कमी की गई। साधारण आदमी इसे खरीद सकता था। अधिक प्रभावशाली था, विश्वसनीय था और इसकी स्पीड भी ज़्यादा थी। अधिक मेमोरी क्षमता थी इसमें और कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्कों का आविष्कार फोर्थ जनरेशन में ही हुआ। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन। 1990 से लेके आज तक का युग फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आता है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में VLSIC टेक्नोलॉजी की जगह ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया एवं हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, .NET और पाइथन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक इत्यादि हैं। फिफ्थ जनरेशन के विषय में और जानते हैं। सन 1985 या 90 के बाद से आज तक का दौर और आगे भविष्य में आने वाले सभी कंप्यूटरों को पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में रखा गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर उनको बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एवं इमेज कंट्रोल का कार्य तीव्र गति से किया जा सके। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSIC के स्थान पे ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का माइक्रो प्रोसेसर के रूप में प्रयोग किया गया। इस नई तकनीक से माइक्रो प्रोसेसर के आकार और कार्य करने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे इस कंप्यूटर का उपयोग मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग और रिसर्च आदि क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो ये था कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर का इतिहास क्या था और कंप्यूटर के विभिन्न जनरेशन्स के बारे में। चलिए कुछ प्रैक्टिकल जानते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डेस्कटॉप के राइट क्लिक के ऑप्शन के बारे में जाना था। आज हम आपको बताने वाले हैं टास्क बार के राइट क्लिक के ऑप्शन के बारे में। तो चलिए जानते हैं टास्क बार के राइट क्लिक पे क्या क्या होते हैं और इसकी सेटिंग्स कैसे की जाती हैं। जब हम टास्क बार पे राइट क्लिक करते हैं तो हमें सबसे ऊपर टूल बार्स दिखाई देते हैं। टूल बार्स में आपको यहाँ एड्रेस, लिंक, टैबलेट, PC, इनपुट पैनल, डेस्कटॉप ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम एड्रेस के ऑप्शन पे चलते हैं। एड्रेस के द्वारा हम किसी फोल्डर को यहाँ पे रख सकते हैं ताकि डेस्कटॉप के आइकॉन्स गायब रहें, तब भी यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें लोकल डिस्क में जाना हुआ तो यहाँ से हम जैसे ही लिखेंगे ये सर्च होके हमारे सामने लोकल डिस्क D, E ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो लोकल डिस्क D में जाना है तो आप D पे क्लिक कर देंगे तो D ड्राइव का फोल्डर ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से हम एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। अभी इसे अनचेक कर दे रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एड्रेस है, लिंक्स हैं, टैबलेट, PC हैं, डेस्कटॉप हैं। लिंक का यूज करके आप कोई इंटरनेट के लिंक यहाँ जोड़ सकते हैं और यहाँ से आसानी से सर्च कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका डेस्कटॉप है। कल हमने आपको बताया था डेस्कटॉप के ऑप्शन कैसे गायब किए थे। जैसे अगर यहाँ से डेस्कटॉप गायब हो गए हैं, जैसे यहाँ से अगर डेस्कटॉप के ऑप्शन गायब हो गए हैं तो हमें अगर डेस्कटॉप के बारे में कुछ सर्च करना है तो आप अगर टास्क बार पे डेस्कटॉप का ऑप्शन लाए हैं तो यहाँ से आप जाके डेस्कटॉप के सारे ऑप्शन तो यहाँ से आप डेस्कटॉप के सारे आइकॉन देख सकते हैं और उसे आसानी से ओपन भी कर सकते हैं। किसी भी फोल्डर में जाके आप कोई भी इमेज वगैरह जो है यहाँ से देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है न्यू टूल बार। आप यहाँ पे कोई नया टूल बार भी जोड़ सकते हैं। जिस फोल्डर की ज़रूरत आपको बार बार लगती है आप उस फोल्डर को यहाँ पे ऐड कर लीजिए और आसानी से जो है जैसे हमें
जैसे हमें मूवी देखना होता है तो इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे रख लेते हैं। जब भी हमें मूवी देखने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर डेस्कटॉप के ऑप्शन गायब हैं तो भी यहाँ से हम आसानी से सारे मूवी को हम देख सकते हैं। इन सारे ऑप्शन को हम जो है अभी हटा दे रहे हैं। और जो टास्क बार के इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं वो आपका था शो द डेस्कटॉप के ऑप्शन वहीं थे। स्टार्ट टास्क मैनेजर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है और कोई प्रोग्राम जो है बंद नहीं होता है, तो हम उसे यहाँ क्लिक करके आसानी से बंद कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, क्लिक करके आपको इंड टास्क पे क्लिक करना होगा तो वो आसानी से बंद हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है प्रॉपर्टी। मुख्य रूप से हम जानते हैं टास्क बार की प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए यहाँ सीखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं क्या क्या है। पहला है आपका लॉक द टास्क बार का ऑप्शन। लॉक द टास्क बार ऑप्शन पे क्लिक करके आप टास्क बार को यहाँ बॉटम में लॉक कर सकते हैं। यदि आपको टास्क बार को मूव कराना है तो आप लॉक द टास्क बार ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए। उसके बाद आप लेफ्ट क्लिक से पकड़ के टास्क बार को आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं टास्क बार आपका ऊपर की साइड में चला गया। आप इसे लेफ्ट टू राइट जहाँ चाहें वहाँ आसानी से मूव करा सकते हैं। ये आप तभी करा पाएंगे जब लॉक द टास्क बार ऑप्शन अनचेक रहेगा। यहाँ से आप उसे अनचेक करके आसानी से ले जा सकते हैं, या फिर आप इसे यहाँ पे लॉक कर देंगे तो इस ऑप्शन को आप मूव नहीं करा सकते हैं। ये डेस्कटॉप के आइकन्स गायब हैं, इसे हम शो करा दे रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टी में, वो है आपका ऑटो हाइड टास्क बार। इस ऑप्शन पे क्लिक करने पे आपका टास्क बार अपने आप छुप जाया करेगा। जैसे ही आप डेस्कटॉप पे कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको टास्क बार नज़र नहीं आएगा। जब आपको टास्क बार की ज़रूरत है तो माउस को जैसे ही नीचे लाएंगे टास्क बार शो करने लगेगा। तो इससे स्क्रीन की साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। इससे स्क्रीन की साइज़ थोड़ा इससे स्क्रीन की साइज़ थोड़ा इंक्रीज हो जाती है। यहाँ से क्लिक करके हम इस ऑप्शन को एक्टिव कर ले रहे हैं। इस पर क्लिक करके हम इस ऑप्शन को हटा दे रहे हैं। अब आपका टास्क बार शो होने लगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज स्मॉल आइकॉन्स। स्मॉल आइकॉन्स का यूज करके आप कीबोर्ड टूल बार में पड़े सारे आइकॉन्स को छोटे क्रम में देख सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये सारे आइकॉन्स बहुत ही छोटे नज़र आ रहे हैं। और कुछ ऑप्शन प्रॉपर्टी में हैं जो यहाँ से आप देख सकते हैं, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप, ये वही है। ये टास्क बार को अप डाउन मूव कराने के लिए, जैसे हम इसे टॉप पे क्लिक कर देंगे तो टास्क बार हमारा एकदम ऊपर आके रुक गया। और लॉक द टास्क बार को हम हटा के इसे लेफ्ट क्लिक से पकड़ के भी आसानी से नीचे ला सकते हैं। कुछ और ऑप्शन इसमें हैं, वो हैं आपके कस्टमाइज़ के ऑप्शन। कस्टमाइज़ में हम जानते हैं जो आपके नोटिफिकेशन एरिया में पड़े, ये नेटवर्क साउंड और ये बैटरी लेवल और ये आपका डेट और टाइम के ऑप्शंस हैं। इन सब में किसी भी चीज़ को ले आना है या किसी भी चीज़ को गायब करना है तो इसका इस्तेमाल आप यहाँ कस्टमाइज़ से कर सकते हैं। जैसे ही इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स ओपन हो गई है। और यहाँ से एक्शन सेंटर के ऑप्शन, ये आप देखिए ये एक्शन सेंटर का आइकॉन्स हैं। इसे अगर हमें शो नहीं कराना है तो आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही हाइड करेंगे देखिए यहाँ से गायब होगा। कभी कभी हम अपने कंप्यूटर में ये नहीं देख पाते हैं कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया होता है। आप यहाँ से इसे शो कराएंगे तभी आपको दिखाई देगा। जैसे देखिए अभी गायब हो गया, यहाँ से हम गायब किए। हमें शो कराना है तो यहाँ से हम क्लिक करके इसे शो करा सकते हैं। ऐसे ही आप किसी भी ऑप्शन को जो है हाइड कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से उस ऑप्शन को ला सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कस्टमाइज़ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो ये थे डेस्कटॉप के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। और भी आपके स्टार्ट मेनू और टूल बार्स के अंतर्गत आते हैं जो हम आपको कंट्रोल पैनल की सेटिंग के दौरान सारे ऑप्शन को बताएंगे। तो चलिए जानते हैं स्टार्ट बटन्स के कुछ इंपॉर्टेंस प्रोग्राम के बारे में। सर्वप्रथम हम जानेंगे कंप्यूटर की एसेसरीज़ में क्या क्या होते हैं।
आप स्टार्ट बटन पे लेफ्ट क्लिक करिएगा, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे जाइएगा। यहाँ से आपको ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद आपको दिखाई देगा एक फ़ोल्डर जिसका नाम है एसओ सीरीज़। एसओ सीरीज़ में कुछ प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आपको ब्लूटूथ का मिलता है। अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। और सेकंड आपका है कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। कोई भी गणना इसके द्वारा आसानी से की जा सकती है, जो कुछ इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम आपका है एसओ सीरीज़ में कमांड प्रॉम्प्ट। एमएस डॉस का इस्तेमाल करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका कनेक्ट टू नेटवर्क प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो इस ऑप्शन के बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। कनेक्ट टू प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर के ही ऑप्शंस हैं। गेटिंग स्टार्टेड, ये विंडोज़ का एक ऑप्शन है, बट कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जो हैं उसके बारे में ही हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जैसे मैथ इनपुट पैनल है, इसके द्वारा हम कोई भी चीज़ माउस के द्वारा अगर लिखते हैं तो आसानी से जो है उसका एक अल्फ़ाबेट बन जाएगा। जैसे यहाँ से हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं एस, आप देख सकते हैं यहाँ पे एस हो गया, तो उसे इस रूप में प्रेजेंट कर देगा। अगला पॉइंट है आपका एसओ सीरीज़ में वो है नोटपैड। नोटपैड के द्वारा आप कोई भी चीज़ लिख के यहाँ पे सेव कर सकते हैं आसानी से, भविष्य में पढ़ने के लिए आपका यूजफुल रहेगा। नोटपैड में आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिख कर सेव करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं अब इसे यहाँ से सेव करके आप रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस फाइल को आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। आप देखिए डेस्कटॉप पे ये फाइल आपकी है। जब चाहेंगे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे वो वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, या इसमें कुछ और अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे ही आप पुनः यहाँ पे सेव करेंगे तो ये भी उसमें ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से। और नोटपैड का इस्तेमाल जो है अक्सर वेब डिज़ाइनिंग के लिए किया जाता है, बट यहाँ पे अभी आपको हम बेसिक्स बता रहे हैं, इस वजह से आपको सिर्फ यहाँ पे एक नोटपैड के रूप में ही इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। एसओ सीरीज़ में अगला जो आपका प्रोग्राम है वो है पेंट। पेंट के लिए एक प्रॉपर वीडियो रेडी किया जाएगा और एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको पेंट के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो इसमें बहुत सारे टूल्स टाइप्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पेंट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।